हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक है उसमें हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद प्रज्ञा प्रसाद और उसके बाद डोगरा सभा की जो मूवमेंट्स हैं हम उनको आज अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बिगनिंग से लेके प्रेजेंट के तक हम पढ़ेंगे। इसके मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डोगरा रूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोगरा रूल जो था 1846 से लेकर 1951 तक ये चला। ऑफिशियली अगर देखा जाए 1952 तक ये जो था बंद हो गया था। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि डोगरा रूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट वाज रूल्ड बाय डोगरा महाराज इन autocratic way. Land reform helped Jammu land road, not Kashmiris. Kashmiris were not recruited in army jobs. Common Kashmiri people suffered in heavy tax and unfair policy. तो इसमें हम देखा जाए कि जो कश्मीर में जब ये पार्टी का गठबंधन या लोग जुड़े तो इसका मेन पर रीज़न यही था कि डोगरा महाराज क्या कर रहे थे कि जो जम्मू को के लैंड लॉर्ड थे उनको बेनिफिट दे रहे थे, ना कि कश्मीरियों को। और जो भी जॉब्स वगैरह रिक्रूटमेंट होती थी वो सिर्फ जम्मू वालों को दी जाती है, ना कि कश्मीर वालों को। और उसके बाद हम देखा जाए तो कश्मीर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स और अनफेयर पॉलिसी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखा जाए कि यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन थी 1909 में। इसमें ये देखा गया था कि फॉरेन इन जम्मू इन 1909 बाय मलिक मकबूल अहमद मुंशी एंड अदर्स पर्पस रिलीजियंस एंड सोशल वेलफेयर ऑफ मुस्लिम लेटर इज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इशू। महाराजा गिव जॉब्स टू इट्स लीडर टू स्टॉप देयर मूवमेंट, द एसोसिएशन फेड। तो इसमें ये कह सकते हैं कि यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन जो थी उसमें ये कहा गया था कि ये बनी थी 1909 में। जो इनके हेड थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनमें कौन से थे? मलिक मकबूल अहमद मुंशी थे और अदर से इनके साथ और भी पार्टी। अगर इसकी हम बात करें, इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस यही था कि रिलीजन एंड सोशल वेलफेयर के ऊपर काम किया जाए और मुस्लिम के ऊपर काम मतलब किया जाता है कि पर्पस ये था कि रिलीजन और सोशल वेलफेयर ऑफ मुस्लिम के ऊपर बात की जाए। उसके बाद हम देखा जाए लेटर में ये पॉलिटिकल इशू की बात की जाए, लेकिन बाद में महाराजा ने क्या किया था, इन लीडर्स को कहा गया था कि हम आपको जॉब्स दे रहे हैं तो ये मूवमेंट्स जो हो बंद कर दो। तो ये एसोसिएशन फेल हो गई थी। अगर हम बात करें रीडिंग रूम पार्टी जो थी 1930 में, अब देखा जाए तो उसमें ये देखा गया था, ये स्टार्ट हुई थी 1930 में। शेख अब्दुल्ला रिटर्न फ्रॉम अलीगढ़, जब शेख अब्दुल्ला रिटर्न मतलब वापस आए थे अलीगढ़ से। यंग पीपल गैदर रीडिंग रूम्स इन श्रीनगर, दे स्टार्ट डिस्कशन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अंडर महाराज रूल्स। It becomes a political discussion platform from the youth. It helps the starting political awareness in Kashmir. तो हम ये देख सकते हैं यंग मुस्लिम एसोसिएशन में हमने ये देखा गया था कि 1909 में बनी थी और उनके जो हेड थे मलिक मकबूल अहमद मुंशी थे। और इसका पर्पस देखा जाए तो वो रिलीजन और सोशल वेलफेयर की बात की थी और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल इशू की बात की थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मूवमेंट जो थी वो बंद कर दी थी, क्योंकि महाराजा ने जो इनको क्या थी जॉब्स वगैरह इनको दे दी थी। तो ये एसोसिएशन फेल हो गई। अगर हम नेक्स्ट की बात करें रीडिंग्स फ्रॉम पार्टीज की, ये 1930 में बनी थी। इसमें जब शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ से वापस आए थे उन्होंने क्या किया था, जो नौजवान लोग हैं तो उनको मतलब एक रीडिंग रूम में मतलब एक कमरे में जैसे लाइब्रेरी टाइप के वहाँ पे बिठाया था और उन्होंने डिस्कशन की थी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो महाराजा के टाइम पे हो रही है, महाराजा के रूल्स में हो रही है। और उसके पॉलिटिकल डिस्कशन प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसके बाद इट हेल्प स्टार्टिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस इन कश्मीर। उसके बाद यही पॉलिटिकल डिस्कशन को मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस करके किया था। अगर हम बात करें 1931 की हम बात करें तो इसमें ये कहा गया था, इन 1931 अब्दुल कदीर हैव गेव अ स्ट्रॉन्ग स्पीच ऑफ शाह हमदन मस्क्यू, a clash happened between Muslim and state armies. This events made peoples more angry against Maharaja rules. It motivated Kashmir to organize themselves politically. अगर हम बात करें 1931 की बात करें तो इसमें ये कहा गया था, अब्दुल कदीर जो थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्पीच दी थी एक मस्क्यू के अंदर, एक मस्जिद के अंदर उन्होंने क्लैश हुआ था मुस्लिम और आर्मी के बीच में, जिसके बाद लोगों को ज़्यादा गुस्सा मतलब स्टार्ट हो गया था महाराजा रूल्स के ऊपर और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, मोटिवेट किया था कश्मीरी को फॉर देमसेल्फ। अगर हम बात करें ग्लेसी कमीशन 1931 से, ग्लेसी कमीशन महाराजा हरी सिंह फॉर्म्ड ग्लेसी कमीशन ऑन 12 नवंबर 1931। इसको हेड किया था सर बीजी ग्लेसी। पर्पज ये है टू लिसन पीपल कंप्लेंट एंड इम्प्रूव थिंग्स, रिकमेंडेशन एंड मलकानिया टैक्स, रिड्यूस ग्रेजिंग टैक्स,
gives land right to farmers, allow people to cut trees like walnut and mulberry, give job to people, state सर्वे। तो इसमें ये कहा गया था, इसमें ग्लेंसी कमीशन में ये कहा गया था, ये जब स्टार्ट हुई थी 12 नवंबर 1931 में, इसको जो हेड किया था सर बीजे ग्लेंसी ने। इसको जो पर्पज़ ये था कि लोगों की बातें सुने और उसको इम्प्रूव किया जाए। और इसमें रिकमेंडेशन क्या थी, सबसे रिकमेंडेशन होती है क्या, मतलब बात क्या की थी, उनका मतलब मेन गोल क्या था। उन्होंने ये कहा गया था सबसे पहले जो हमारे ऊपर मलकनी टैक्स होता है, मलकी टैक्स होना है कि ज़मीन के ऊपर टैक्स, या फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोलते हैं, तो उसको कम किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद रिड्यूस ग्रेजिंग टैक्स, जो मतलब घास चराई का होता है, तो उसको भी कम किया जाए। उसके बाद लैंड राइट जो थी वो फार्मर को दिया जाए, और जो लोग को क्या कहते हैं, जो पेड्स वगैरह हैं उनको भी काटने की इजाज़त दी जाए, और लोगों को क्या दी जाए, जॉब दी जाए। तो हमने 3 पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने देख लिया होगा कि 3 हमने और पढ़ चुके। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम देख सकते हैं बर्थ ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो 1931 में जो हुई थी, 1930 में जो हुई थी रीडिंग रूम्स, उसके बाद जो थी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी पार्टी वो स्टार्ट हुई। आफ्टर ग्लेस्टी कमीशन ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी वॉज बॉर्न। जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट शेख अब्दुल्ला एंड अदर्स फर्स्ट मीटिंग 15 and 17 October 1932 at पत्थर मस्जिद Zenek Kadal. About 3 lakh people attended. Sheikh Abdullah became president. It was the first political party in J&K. तो इसमें ये कह सकते हैं आफ्टर ग्लेंसी कमीशन के बाद ये न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बनी थी, जिसको जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की थी, ये शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी। और उसके बाद हम बात करें 15 and 17 अक्टूबर 1932 में बनी थी। और उसके बाद कहाँ पे बनी थी, एक मस्जिद के अंदर बनी थी। तो उसके बाद ये 3 लाख जो लोग थे वो अटेंड हुए थे। शेख अब्दुल्ला जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, और ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बनी थी J&K में। ठीक, अगर हम बात करें पॉलिटिकल एक्टिविटी की, तो इसमें हम ये देख सकते हैं 1932 से 1938 में इसमें 6 हेल्ड इन 6 एनुअल सेशंस इन डिफरेंट प्लेस, श्रीनगर, जम्मू, मीरपुर पुंछ। शेख अब्दुल्ला लेट मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स। अदर लीडर मियां अहमद यार, चौधरी गुलाम अब्बास डिमांडेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन, डिक्लेयर 8 मई 1936 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया। तो इसमें ये देख सकते हैं कि जब 1932 से 1938 में 6 जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने स्टार्ट की थी, सेशन हुए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं श्रीनगर में हुए थे, जम्मू में हुए थे, मीरपुर पुंछ पे। मीरपुर जो आज के टाइम पे देखा जाए तो ये पीओके के अंदर आता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पुंछ के अंदर है। तो इस हमें कहाँ पर है, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, मीरपुर और पुंछ। अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसने अटेंड की थी मीटिंग, तो उसमें शेख अब्दुल्ला ने की थी। और जो अदर लीडर्स थे उसमें मियां अहमद यार थे, चौधरी गुलाम अब्बास थे। और इनका डिमांड क्या थी, इनका काम क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 8 मई 1936 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे बनाया गया था। ठीक है, 8 मई 1936 को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे। ठीक, अगर हम बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस 1938, तो इसमें ये देखा गया था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया गया था। तो उसमें हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, एंड आल्सो लोकल स्टेट लाइक प्रेमनाथ बजाज, सरदार बुद्ध सिंह एंड कशिश Bandhu. He realized the importance of including a non-Muslim community in the struggle of Kashmir's freedoms. This led to embrace secularism. तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद और लोकल जो जम्मू कश्मीर के जो लीडर थे, जो मतलब उसमें ये देखा गया था जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, जिसमें आप प्रेमनाथ बजाज थे, सरदार बुद्ध सिंह थे, एंड कश्यप बुद्ध थे। इनमें ये कहा गया था कि इसकी वजह से ये है कि सेकुलरिज्म को इन्होंने अपडेट करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि हम क्या करें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ दे। अगर हम ऑफिशियली बात करें कि 28 जून 1938 में ए वर्किंग कमेटी मीटिंग्स ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड 28 June 1938. A proposal was passed by names. The parties are Jammu and Kashmir National Conference. The constitution was amended, open the party door to Muslim resolution. Resolution passed in 17 votes, and
इन फेवर्स एंड 3 इन अगेंस्ट। तो अगर हम बात करें 28 जून 1938 में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने बात की थी कि हम जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस में नाम भेजे। अगर हम बात करेंगे, रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें 17 वोट थे वो फेवर में हुए थे और 3 जो अगेंस्ट हुए थे। तो इसमें आफ्टर द चेंज द पार्टी नो वेलकम हिंदू एंड सिख टू जॉइन फ्रीडम स्ट्रगल्स, इट बिकेम मोर इंक्लूसिव एंड सेकुलर इन नेचर। तो जब ये पार्टी का नाम चेंज हो गया तो उसके बाद हिंदू और जो सिख थे उन्होंने मतलब फ्री अच्छे से मतलब जो था वो पार्टी को ज्वाइन किया और फ्रीडम की बात की थी। अगर हम बात करें 5 अगस्त 1938 सेलिब्रेटेड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें 5 जनवरी 1938 को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के डे को मतलब इन्होंने मनाया गया था। अगर हम बात करें रोल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें ये कहा गया था 1941 द नेशनल कॉन्फ्रेंस बिकम फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस विच इंक्लूडिंग प्रिंसेस स्टेट। In 1946, Sheikh Abdullah was elected president of all India bodies. He close association with Pandit Nehru further strength national orientation and national conference। तो इसमें ये कहा गया था कि रोल क्या था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। सबसे पहले रोल ये था कि 1941 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ऑल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो थी वो इंक्लूडेड थी प्रिंस स्टेट के। और 1946 में ये जो थे इंडियन बॉडी के जो थे प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मतलब क्लोजली लिंक्ड थे और उन्होंने नेशनल ओरिएंटेशन के ऊपर बात की थी। अगर हम बात करें नया कश्मीर मैनिफेस्टो की 1944 में, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें, आफ्टर रीनेमिंग द पार्टीज ऑफ नेशनल कंसर्न पीपल्स ऑल कमेटी जॉइंट्स एंटी महाराज मूवमेंट्स, शेख अब्दुल्ला अलोंग्स विद लिबरल नॉन लिबरल लीडर्स लाइक बंधु जय लाल कलम सदामा सिद्धा Premnath Bajaj and Sardar Budh Singh prepares a set of national demands. This document becomes a नया कश्मीर मैनिफेस्टो। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से आफ्टर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने के बाद तो जो लोग एंटी महाराज मूवमेंट्स की तरफ जाते तो उन्होंने क्या किया था, लिबरल और नॉन मुस्लिम जो थे उन्होंने क्या किया था, इस कॉन्फ्रेंस को इसको डिमांड की थी कि क्या करना चाहिए कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और बहुत से जो थे मतलब लीडर्स थे उन्होंने इसका साथ दिया था। और एनुअल सेशन की बात करें तो ये सोपोर में हुआ था कश्मीर में 29 एंड 30 सितंबर 1944 में। अगर उसके बाद हम स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, नंबर वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड फ्रीटी रीजन्स यूनाइट टू इंस्क्योर equality, self-determination, freedoms of ignorance and economic prosperity to make our country shining gems and sonory bosoms of Asia। तो इसमें ये प्रेम्बर दिया था कि इन्होंने ये कहा गया था कि हम जो लोग जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के हैं वो हमें इक्वलिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम और इग्नोरेंस को किया जाता है, जिससे क्या होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए और हमारी कंट्री जो होनी चाहिए वो शाइन होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें मैनिफेस्ट हेल्ड इन 2 पार्ट्स। जो मैनिफेस्ट थे वो उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने देखा था उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड इनटू सब सेक्टर। इसमें सिटीजनशिप की बात हुई थी, नेशनल असेंबली की बात हुई थी, रूलर्स की बात हुई थी, काउंसिल मिनिस्टर की और जस्टिस की हुई थी। अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, उन्होंने ये कहा गया था गारंटी होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, वर्शिप, राइट टू वर्क एंड रेस्ट, right to education, scholarship for poor students, equal rights for women, protection ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड। तो इसमें ये कहा गया था कि सिटीजनशिप को ये गारंटी दी जानी चाहिए कि लोगों के पास बोलने का हक होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, असेंबली होनी चाहिए, वर्शिप होनी चाहिए, और उसके बाद राइट टू वर्क एंड रेस्ट होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए, स्कॉलरशिप होनी चाहिए गरीब लोग बच्चों के लिए, उसके बाद वुमेंस के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए वुमेंस और मदर्स और चिल्ड्रन के लिए। अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो इसमें ये कहा गया टू बी द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडीज ऑफ स्टेट, इलेक्टेड सिटीजनशिप 1 डिप्टी पर 40,000 टर्म 5 ईयर। तो इसमें ये कहा गया था कि 40,000 बंदों के पास मतलब एक मतलब होना चाहिए जो बंदा क्या करे, आराम से डिप्टी होनी चाहिए कि उसके ऊपर काम करे, उसके ऊपर देखे क्या चीज़ सही हो रही है और कैसे इस चीज़ के ऊपर से अच्छे से किया जाए। अगर हम रूलर्स की बात करें, वुड रिमेन ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड विदाउट एब्सोल्यूट पावर्स। काउंसिल मिनिस्टर की बात करें, टू अंसर द नेशनल असेंबली रूल्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स, जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल्स, हाई कोर्ट जज इलेक्टेड 5 ईयर बाय द असेंबली, लोकल कोर्ट अंडर पंचायत। तो इसमें ये कहा कि जुडिशरी में ये कहा गया था कि
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील में भी, तहसील लेवल पे भी होनी चाहिए, और जो हाई कोर्ट का जो जज है वो 5 साल के बाद तब्दील होना चाहिए, और जो लोकल कोर्ट होना चाहिए वो पंचायत के अंदर होना चाहिए। तो आज का टाइम पे देखें जो भी मसला होता है तो पहले वो पंचायत के अंदर जो विलेज में होता है पंचायत वो उसको ठीक करती है, अगर वो उससे ठीक नहीं होता तो फिर वो पुलिस स्टेशन या फिर मतलब तहसील के मतलब कोर्ट होते उसमें चला जाता है मुकदमा। अगर हम बात करें नेशनल इकॉनमी की बात करें तो उसका फोकस यही था, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटी सर्विस एंड फाइनेंस। अगर गोल की बात करें तो इसमें अबॉलिश लैंड रॉट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू फिल्टर, इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इंश्योर फूड सफिशेंसी। अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें ये कहा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो कश्मीरी, डोगरी, बल्टी, डरडी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू थी, और उर्दू जो मिक्सचर ऑफ लोकल लैंग्वेज। अगर हम बात करें शॉर्ट एंड समरी की बात करें तो उसमें हम ये देख सकते हैं 1932 में जो थी वो क्या हुआ था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड हुई थी जिसमें शेख अब्दुल्ला ने जो था 1930 में रीडिंग रूम किया था। उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा गया था कि हम किसके ऊपर करेंगे, महाराजा के ऊपर करेंगे, जिससे क्या होना चाहिए। अगर हम लीडर्स की बात करें तो कौन से, शेख अब्दुल्ला थे, गुलाम अब्बास थे, चौधरी शहामुद्दीन थे, और गोल ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना अंडर डोगरा रूल्स, और इंस्पायर थे पेन इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट आइडियाज और इंशिनेटिव कम्युनिटी इन नेचर। अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्ट की 1932 में जो है तो मुस्लिम वॉइस राइज हुई थी। ठीक, अगर हम बात करें शिफ्ट टू सेकुलरिज्म बर्थ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 1938 में जो था शेख अब्दुल्ला ने जो था सेकुलर पॉलिटिक्स पार्टीज बनाई थी। इसमें हम ये इन्फ्लुएंस हुए थे इंडियन कांग्रेस से, जवाहरलाल नेहरू से, जिससे क्या किया था कि जो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो हिंदू भी जो है वो मतलब दोनों मुस्लिम भी हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सेकुलरिज्म के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया था। उसके बाद 1939 में रिमेनिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें जो था ओपन डोर हो गई थी जिसके लिए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट मतलब कोई भी बंदा आके इसको ज्वाइन कर सकता है। मोहम्मद अब्बास जो थे वो डिसएग्री कर रहे थे रिफॉर्म्स द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो आप ये कह सकते हैं कि किस लीडर ने जो था उस चीज़ को मतलब मना किया था, जो एग्री नहीं किया था, तो उसका नाम कौन था, गुलाम मोहम्मद अब्बास। अगर शॉर्ट ट्रिक्स करें तो इसमें 1939 में रिलीजन हटाया और उसके बाद सेकुलरिज्म को अपनाया। अगर हम बात करें 1944 में न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो की बात करें तो इन्होंने ब्लू प्रिंट तैयार किया था कि डेमोक्रेटिक को कैसे करना, सोशलिस्ट रिटन बाय BLP बेडी, कम्युनिस्ट राइट बैक्ड बाय शेख, और इंस्पायर हुए थे USSR 1936 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आप ये देख सकते हैं जो न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो था वो किससे इंस्पायर किया गया था, USSR 1936 कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें क्या मतलब प्रॉमिस किए थे कि जो लैंड होनी वो होनी चाहिए लैंड ऑफ टिलर्स, फ्री एजुकेशन, वुमेन्स राइट एंड फ्यूडल रूल्स, पीपल रूल्स। तो इसमें ये कहा गया था न्यू एजुकेशन मतलब ये न्यू कश्मीर में मैनिफेस्टो में नई एजुकेशन, अपलिफ्ट और वुमेन इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इम्पावरमेंट। अगर हम बात करें रोल्स इन एक्सटेंशन की बात करें 1947 में तो स्टैंड ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सपोर्ट कर रही थी किसको, एक्सेशन ऑफ JNK को इंडिया के साथ, और उसके बाद वाइल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वांटेड कश्मीर। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो चाह रहे थे कि किसके साथ हम जाएं, पाकिस्तान के साथ करें, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब ये थी वो क्या कह रही थी कि हमें क्या होना चाहिए, इंडिया के साथ। शेख अब्दुल्ला जो बिकेम थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ JNK नॉट CM ड्यू टू 370। ठीक, शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जम्मू कश्मीर का। तो इसके बाद हम ये इसे कह सकते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था नॉट टू पाकिस्तान चूज इंडिया, इन्होंने मतलब पाकिस्तान को चूज़ नहीं किया था, इंडिया को चूज किया था ताकि हमें क्या डेमोक्रेटिक मिलनी चाहिए। तो अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, शेख अब्दुल्ला जो डिसमिस हुए थे क्यों, मतलब उसको बाद शेख अब्दुल्ला को क्या किया था, अरेस्ट कर दिया था, और अरेस्ट करने के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को जो था वो PM बनाया गया था। और उसके बाद हम देखा जाए कि आफ्टर मार्च की बात करें NC स्प्लिट हुई थी इंटू कॉन्फ्लिक्ट रोज। शेख लॉन्च किए थे प्लम्स फ्रॉम इन 1955 डिमांडिंग रेफरेंडम टू रिटर्न मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। 1975 में शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ था जिसमें हम नेक्स्ट जो हमारा जो मतलब क्लास होगी, जैसे नेक्स्ट यूनिट में हमें मतलब इनका अकॉर्ड भी पढ़ना है, तो उसके बाद हम देख लेंगे। अभी हम थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया इंदिरा नेशनल अकॉर्ड में ये कहा गया था शेख ड्रॉप पैलेस्टीन ड्रॉप्स, इसमें becomes chief minister of JNK against after Sheikh son Dr. Abdullah Farooq Abdullah took over and she dominates JNK politics in 1980।
और शॉर्ट ट्रिक्स में ये देखते हैं इंदिरा शेख्स, उसके बाद समझौता फॉर सीएम सीट। अगर हम बात करें 1987 में इलेक्शन राइज ऑफ मिलिटेंसी, इसमें के बाद जो था जो मिलिटेंसी जो थी तो वो क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, जिससे क्या हो गया नेशनल कांग्रेस अलायंस वॉन इलेक्शन। उसके बाद एंगर्स अमॉन्ग यूथ जॉइंस मिलिटेंट और लिफ्ट एंड सिक्रेटेडली डिक्लेयर्स एनसी इन पोस्ट मिलिट्री एरा। इसकी 1996 में फारूक अब्दुल्ला रिटर्न पावर्स फोकस ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पीस। 2002 में एनसी लॉस टू पीडीपी, उमर अब्दुल्ला टेक चार्ज 2009। उसके बाद हम रेसेंट इलेक्शन मतलब ईयर की बात करें, एनसीपी रिफॉर्म प्योरली बीजेपी प्लस पीडीपी जो थी वो 2014 में जो थी गवर्नमेंट बनी थी। 2019 बिग टर्निंग पॉइंट हुआ। आर्टिकल 370 जो ख़त्म हुआ था, जेएंडके बिकम यूनियन टेरिटरी, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को डिटेन किया गया था। उसके बाद हम बात करें आज के प्रेजेंट सिनेरियो की, तो इसकी बात ये कर सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो एनसी अपोज आर्टिकल 370 पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, नेशनल अपोजिशन डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट्स स्पेशल स्टेटस। अगर करंट लीडर्स की बात करें, फारूक अब्दुल्ला जो है वो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला। अगर इनका फोकस की बात करें तो इसमें ये पीसफुली पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन एंड यूथ इम्प्रूवमेंट की बात करें। अगर हम बात करें 370 मतलब जो रिमूव हुआ तो उसमें ये क्या हैपन हुआ था, इंडिया गवर्नमेंट बीजेपी को 370 जो थी उनको हटा दिया था 370 35 पे। उसके बाद जम्मू कश्मीर लॉस्ट स्पेशल स्टेटस, स्टेट जो थी वो 2 यूनियन टेरिटरी में वो तब्दील हो गई थी, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव और उसके बाद लद्दाख जो थी विदाउट लेजिस्लेटिव थी। अगर रिएक्शन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था, सब ने जो था स्ट्रॉन्ग मतलब किया था, कंडम किया था कि ये चीज़ होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग अपोज टू मोस्ट कॉल अनकॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट फेडरलिज्म, क्लेम इट वायलेट पीपल ट्रस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। उसके बाद होस्ट अरेस्ट हुए थे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जो थी गुफार अलायंस जो थी पीपल ऑफ पर अलाइन डिक्लेरेशन हुई थी, जिसमें रीजन पार्टी जो थी वो साथ हुई, जिसमें एनसीटी पीडीपी और सीपीआई थे, जेपी पीसीएएनसी जॉइंट लेफ्ट लेटर्स। उसके बाद पर्पज़ यही था कि आर्टिकल 370 और डिमांड थी फुल स्टेटहुड और पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल की बात की थी। उसके बाद जो 2021 से 2025 में जो था 2020 में डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो तो पीएजीडी जो तो बैनर बना था, जिसमें ये जो जीत के थे। और अगर पार्लियामेंट की बात करें, फारूक अब्दुल्ला जो थे वो एमपी थे तो 2024 और 2024 में इन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया था। अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो ये भी एक्सपेक्ट बिग रोल्स इन फ्यूचर्स। अगर देखा जाए एनसी इन 2024 इलेक्शन, इसमें एनसी जो थे कॉन्टेक्स्ट किया था इंडिया अलायंस के साथ नेशनल अपोजिशन फ्रंट, जिसमें फोकस ये था कि स्टेटहुड राइट्स जॉब्स पीस। और इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 2 सीटें जीती, 3 लोकसभा सीट्स में, श्रीनगर, बारामूला और जम्मू रीजन डोमिनेट बाय बीजेपी। जो आज के टाइम की बात करें तो इसमें 370 की बात हो रही है, स्टेट हुड मतलब वापस आना चाहिए, 370 की बात थी। फिर उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ था, गवर्नेंस की अलायंस की बात हुई थी। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली जो हुई थी, उसमें हम देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट जीती थी, बीजेपी ने 29 सीट जीती थी। उसके बाद आईएनसी 6, पीडीपी 3, जेपीसी 1 और बाकी जो थे सीपीआई 1 और एबीपी 1 और इंडिपेंडेंस 7। ये आप सीट्स याद कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके रिलेटेड। तो जो उमर अब्दुल्ला थे वो सीएम बने थे 54 एज में। इनका ये था फार्मर सीएम 2009 टू 2015, फार्मर फिर यूनियन मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनसी। अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करें, एनसी फॉर्म्ड गवर्नमेंट विदाउट आउटसाइड स्पोर्ट्स आई इंडिया प्लस सीपीआई प्लस आईएनसी पॉसिबिलिटी इशू बेस्ड। उमर अब्दुल्ला कमांड सिंपली मेजॉरिटीज 42-90। तो अगर इनकी बात करें प्रॉमिस की क्या बात करें, इन्होंने सबसे पहला क्या कहा था, पॉलिटिक्स में फुल स्टेटहुड और रिलीजन आइडेंटिटी एंड अपोज सेंटर अवरीच एजुकेशन जो है उसको के बारे में बात की, इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, फार्मर की बात की थी, हेल्थ की बात की थी, कनेक्टिविटी थी और बॉर्डर बेल्ट की बात की।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखते हैं प्रज्ञा प्रसाद मूवमेंट 1947 से 1953। तो इसमें ये कह सकते हैं जो स्टार्ट हुई थी पॉलिटिकल अवेकिंग इन 1931 स्टार्ट अवेकिंग, इसमें ये कहा गया था कि बिगिंस इन कश्मीर वैली 1931 अंडर शेख अब्दुल्ला, स्प्रेड जम्मू रीजन लेटर, फेलियर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जम्मू, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुड नॉट गेन सपोर्ट इन हिंदू मेजॉरिटी जम्मू, जम्मू हिंदूज व्यूज एनसी आइडियोलॉजी एंटी डोगरा एंड प्रो मुस्लिम्स, डोगरा नेशनलिस्ट concern एनसी seen alliance unacceptable by Dogra nationalists, Sheikh Abdullah Quiet Kashmir movements 1946 versus distrust, no appeals among Jammu Hindus, National Conference, no mass appeals in Jammu Hindus says एनसी एज अ वर्किंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हम इसमें ये देख सकते हैं कि 1931 में जब शेख अब्दुल्ला ने अपनी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी तो उसमें ये क्या कहा था, सेपरेट फॉर जम्मू रीजन लेटर। लेकिन उसके बाद जो फेलियर हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद, जो इन्होंने हिंदू मेजॉरिटीज़ के ऊपर मतलब सपोर्ट नहीं किया था, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात हो रही तो उसमें जो था हिंदू जो मेजॉरिटी थी उन्होंने इसके ऊपर मतलब नहीं किया। और ये जो तो जो इनकी पार्टीज तो वो एंटी डोगरा और प्रो मुस्लिम थी, जिससे क्या हो गया था ये चीज़ नहीं हुई। डोगरा नेशनल कॉन्सर्न ये था, कहा गया था कि अलायंस किया था अनअक्सेप्टेबल डोगरा बाय डोगरा नेशनलिस्ट, और शेख अब्दुल्ला ने किया था क्वाइट कश्मीर मूवमेंट 1946 में जो डिस्ट्रस्ट के खिलाफ के कारण बंद कर दी थी। उसके बाद नो अपील्स अमोंग जम्मू हिंदूज, उसमें ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ नो मास अपील इन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें रोल्स ऑफ महाराजा इन 1947, तो इसमें हम ये कह सकते हैं एग्जिट फ्रॉम कश्मीर वैली, महाराजा हरि सिंह ने लेफ्ट कर दिया था 26 अक्टूबर 1947 आफ्टर ट्राइबल अटैक, शिफ्ट टू जम्मू एंड अपॉइंटेड युवराज करण सिंह एज ए रीजेंट। तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो पहले जो कश्मीर वैलीज में महाराजा हरि सिंह थे, उनको जब ट्राइबल अटैक हुआ तो वो जम्मू आ गए, और उसके बाद युवराज करण सिंह को उन्होंने रीजेंट किया था। इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट spark insecurity among Jammu minorities, people power seeing shifting from Kashmiri Muslim। अगर फॉर्मेशन की बात करें प्रज्ञा प्रसाद की 1947 की, फॉर्म्ड इन नवंबर 1947 लेड बाय हरी वजीर, लेटर सक्सेस बाय लाल रूप चंद नड्डा। और की सपोर्टर की बात करें तो प्रेमनाथ डोगरा, आरएसएस वर्कर्स और उसके जम्मू हिंदू बिकेम मेन अपोजिशन पार्टी इन जम्मू। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो थी बिकेम स्ट्रॉन्ग बाय 1951, सपोर्टेड बाय लीडर गंगाराम रतन सिंह एंड जनकत एक्स्ट्रा। तो हम इसकी में बात ये कर सकते हैं कि ये मतलब ये फाउंडेशन इशू की हुई थी नवंबर 1947। अगर इसको मतलब शुरू किया था हरी वजीर में, और जो सक्सेस मिली थी वो लाल रूप चांद नड्डा के नाम से। अगर सपोर्टर्स की बात करें तो इसमें प्रेमनाथ डोगरा थे, आरएसएस वर्कर थे, और जम्मू हिंदूज थे। और उसके बाद ये मेन अपोजिशन पार्टी बन गई थी किसकी, जम्मू में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ की बात करें बिकम स्ट्रॉन्ग बाय 1951, और सपोर्ट जो लीडर किए थे गंगाराम थे, रतन सिंह थे, जनक एक्स्ट्रा थे। अगर प्रज्ञा प्रसाद की आइडियोलॉजी की बात करें तो उनकी डिमांड ये थी कि रिटेंशन ऑफ महाराजा एज कॉन्स्टिट्यूशन हेड, फुल इंटीग्रेशन विद इंडियन यूनियन, ऑब्लिगेशन मतलब इसको खत्म करना चाहिए 370 को, और रिजेक्ट करना चाहिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर। अगर उनका एक ही स्लोगन था, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। मिस ये कह रहे थे कि जो देश में एक देश में मतलब ये सब चीज़ें, फ्लैग भी मतलब एक होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर भी एक होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का फ्लैग, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक इंडिया का होना चाहिए। ठीक है। अगर आइडियालॉजी की बात करें तो इंस्पायर कहाँ थे, एलकंडा भारत से जो फ्रीडम कंप्लेंट लीगल इंटीग्रेशन विद इंडिया, बिलीव्ड इन स्ट्रॉन्ग यूनिटी स्टेट। ठीक। अगर हम एलिगेशन अगेंस्ट एनसी बाय प्रज्ञा प्रसाद की क्रिटिसिज्म की बात करें तो अक्यूज से एनसी mobilization of state restrictions, CM split Hindu areas, creation of Doda district, suppression of civil liberty, framed election, preaching Kashmiri nationalism, our nationalism, views Delhi agreement 1952 British। अगर हम बात करें एग्रीगेशन एंड प्रोटेस्ट की, बाइकआउट इलेक्शन की बात करें, एनसी लीड इलेक्शन अंडर प्रोटेस्ट मेजर प्रोटेस्ट की बात करें 1952 में, जिसमें स्टूडेंट्स जो थे होस्ट एनसी फ्लैग जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू, इंसिडेंट 15 जनवरी 1952 लेड टू वायलेंस, पुलिस एक्शन एंड अरेस्ट, इंटायर प्रजा प्रसाद लीडरशिप आल्सो अरेस्टेड।
अगर हम नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट जो पार्टी थी वो डोगरा सरदार सभा जम्मू की थी। जो इनकी इंट्रोडक्शन करें, ये फाउंड हुई थी 1904 में अंडर महाराजा प्रताप सिंह, राजा अमीर सिंह, और ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में थी। अगर इसकी एम की बात करें, डोगरा कल्चर, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट की बात हो रही थी। इसमें सोशल रिफॉर्म की बात करें तो मिशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें ये देख सकते हैं कि Julian said declaration drinking and smoking, checking females into and major dance, forced dowry, child marriage, casteism, helps widows and poor girls, motivated agriculture, reported एग्रीगेशन, फूड सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसकी बात करें, जो ये पार्टी स्टार्ट हुई थी वो 1904 में हुई थी। इसमें महाराजा प्रताप सिंह थे, महाराजा अमीर सिंह थे, और ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो जम्मू में थी। और इनका एम यही था, क्या करना चाहिए, डोगरा कल्चर्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट के साथ रहेंगे। ये आज भी जो है, जो पार्टीज है वो आज के टाइम भी चल रही है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, इनका मिशन ऑब्जेक्टिव यही था कि ड्रिंकिंग, मतलब स्मोकिंग जो है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए। उसके बाद वुमेन्स के ऊपर जो है वो ठीक मतलब काम किया जाए, चेक किया जाए। और उसके बाद डॉवरी वगैरह मैरिज जो इसके ऊपर अगेंस्ट है, कास्टिज्म, और जो हेल्प किया जाए जो मतलब विडो एंड पुअर गर्ल्स। और उसके बाद जो एग्रीकल्चर्स वगैरह में जो है फूड और लाइट्स वगैरह देनी चाहिए। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें ये कंट्रीब्यूशन इन स्टेट पॉलिटिक्स, परिषद फॉर्मेशन टू इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर महाराज रूल। और स्टेट सब्जेक्ट की बात करें, हेल्प लीगल आइडेंटिफाई एंड लैंड राइट फॉर नेटिव, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इम्प्रूवमेंट फ्री प्रेस फ्रीडम्स, राइट्स, पब्लिक कंसर्न, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप एंड स्कूल कॉलेज फॉर पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ चनाब ब्रिज। उसके बाद अनटचेबिलिटी, communal harmony and creation of casteism, support of Indian Congress, supported during movements hence banned in 1929। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें। सबसे पहले हम बात करें प्रजा प्रसाद फॉर्मेशन की, तो इनका यही था कि इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्होंने फॉर्मेशन की थी किसके टाइम, अंडर महाराजा रूल्स के टाइम। अगर स्टेट सब्जेक्ट की बात करें तो इन्होंने ये कहा गया था कि लीगल आइडेंटिटी और लीगल राइट होना चाहिए। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की थी। उसके बाद ये कहा गया था कि मतलब जो भी एम्पावरमेंट होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी, और पब्लिक जो है वो अपना राइज गट करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कहा गया था कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, स्कॉलरशिप होना चाहिए, और स्कूल और कॉलेज फॉर पुअरों भी होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन्होंने जो चनाब ब्रिज है वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, जो अभी अखनूर के अंदर है। अगर इसके बाद इन्होंने जो कहा कि अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की बात की थी, और उसके बाद सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और इसी के दौरान इनको क्या किया था, बैन किया था इन 1929 में। अगर हम बात करें पोस्ट इंडिया सिनेरियो की बात करें, बिकेम इंटरएक्टिव की बात करें, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल अलाइनमेंट 1933 में रिसीव किया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सेक्शन ऑफ जम्मू। आइडियोलॉजी की बात करें तो इसमें सेकुलरिज्म की बात हुई थी, वैल्यूज़ की, डेमोक्रेटिक और स्पिरिचुअल की बात हुई थी। अगर हम बात करें मिशन डोगरा सभा की, तो इसमें यह कहा गया था डोगरा सभा जो थी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो क्या कर रही थी, एम्पावर कर रही थी वुमेन्स यूथ, इनक्रोजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इट कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। इसमें यह कहा गया था जो डोगरा सभा थी वो क्या कर रही थी, फंक्शन कर रही थी ग्रास रूट को। ऑर्गेनाइजेशन ने कमेंट किया था एम्पावरमेंट वुमेन्स और यूथ को किया था। अगर इसके बात करें कि इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव दिए थे, इसमें सबसे पहले डेवलपमेंट की बात की थी, उसके बाद इक्वेट एसेस की बात की जिसमें इन्होंने एजुकेशन, पब्लिक सर्विस इम्प्रूवमेंट की बात की, फेयर रिप्रेजेंटेटिव की बात की थी। उसके बाद कल्चर प्रिजर्वेशन की बात की, पीस एज वेल बींग्स इन कश्मीर की बात की थी, नेशनल यूनिटी की बात की थी, और पब्लिक एडवेंसी की बात की। अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ डोगरा सभा की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। सबसे पहले जो था सरदार बुद्ध सिंह थे, उसके बाद युद्धोशी थे, अवतार सिंह थे, उसके बाद डायनी सिंह थे, और उसके बाद विष्णुदत्त थे, और मुकुल लाल थे, और उसके बाद गुरु थे। और आज के टाइम पे ये जो ठाकुर गुलचंद सिंह चरक आज के टाइम भी जो हैं, रिसेंटली जो है आप देख सकते हैं, ये भी अभी भी प्रेसिडेंट हैं किसके, इस पार्टी के, डोगरा सभा के। अगर करंट लीडरशिप की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं करंट लीडरशिप है ठाकुर गुलचंद सिंह चरक, उसके बाद प्रोमिनेंट लीडर है केपी सिंह, प्रेम सिंह गुप्ता, एजी ख्वाजवानी, ब्रिज
MC जमवाल, उसके हुक्म सिंह, कलबेर सिंह। अगर ऑन गोइंग की बात करें तो उसमें एडवांसिंग की ये कहा गया था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जिसमें पुलिस, मिलिट्री एंड पैरा मिलिट्री फोर्स में होनी चाहिए, और बॉर्डर कंडी बेल्ट जम्मू होना चाहिए। ठीक है, और ये 2025 में भी जो है आपको ये करंट प्रेसिडेंट मिलेंगे, ठाकुर गुरजीत सिंह, सिंस 1990 से लेके आज तक की जम्मू कम्युनिटी में जो है इनके प्रेसिडेंट। अगर रिवीजन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो 1947 शेख अब्दुल्ला बिकम जो हुए थे वो प्राइम मिनिस्टर हुए थे अगेंस्ट स्पेशल अंडर 370। अब हमने ये पढ़ लिया 1947 में हुआ था, प्रेमनाथ डोगरा जो थे उसके लीडर थे, उसके बाद इनकी सपोर्ट हुई थी, आइडियोलॉजी ये थी। उसके बाद की डिमांड ये थी कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 फ्लैग, 1 हेड और इक्वल राइट होना चाहिए। ठीक, इसमें ये कहा गया था नो आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड अप्लाई फुली, 1 फ्लैग रिजेक्ट J&K सेपरेट फ्लैग, ओनली इंडियन ट्राई कलर्स, 1 हेड रिप्लेस शेख अब्दुल्ला, टाइटल PM विद CM अदर स्टेट, और एंड रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन जम्मू एंड कश्मीर। अगर स्लोगन की बात करें तो इनमें ये कहा था, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। अगर इसमें हम देखेंगे मूवमेंट्स की बात करें 1949 से 1953, इसमें प्रोटेस्ट किया था, डिमोन्स्ट्रेशन थी, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स थी। उसके बाद हम देखा जाए कि आफ्टर मतलब जो इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, उसमें प्रोटेस्ट भी गन जम्मू में हुई थी, मास अरेस्ट ऑफ लीडर्स हुए थे, दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था, मोर अटेंसी ऑफ J&K। उसके बाद 1953 में मूवमेंट स्पीक आफ्टर डेथ ऑफ श्यामा प्रसाद मुर्जे। तो उसके बाद डेथ ऑफ श्यामा प्रसाद मुर्जे 1953, फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ, इंटायर J&K विदाउट परमिट विच इज एम्प्टेड ड्यू टू स्पेशल स्टेटस, अरेस्ट, डाइड इन कस्टडी ऑफ निशाद बाग 1953। अगर ट्रिक्स की बात करें, मुखर्जी डाइड, शेख रिमूव्ड, सेंटर मूव्ड। उसके बाद जो शेख अब्दुल्ला की जो थी वो जो फॉल हो गई, डिसमिस कर दिया और उनको अरेस्ट किया था, बख्शी गुलाम अहमद को जो था कि क्या कहा कि किया गया था, PM CM मतलब PM बनाया गया था फॉर मोर लॉयल्टी टू सेंटर। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, लीडर्स की बात करें, आप देख सकते हैं लीडर प्रेमनाथ इज इक्वल परजप, ईयर जो थे 47, 53 जो पीक था, स्लोगन था 3P कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, प्राइम मिनिस्टर। अगर ट्रायंगल की बात की, मुखर्जी, मटेरियल एंड टर्निंग पॉइंट। इम्पैक्ट की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, बिकम आइडियोलॉजी बेस थी भारतीय जन संघ, जिसको आज के टाइम पे BJP कहा जाता है, स्ट्रेंथ सेंटर कंट्रोल और J&K ग्रेजुअल रीजन 370, रीजन आइडेंटिफाई की बात हो रही है, फिर उसके बाद नेशनल डिबेट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस, राइज ऑफ BJP 2019, आर्टिकल 370 जम्मू एसोसिएशन और पॉलिटिकल शिफ्ट। और उसके बाद आप देख सकते हैं 47 में परिचय प्रसाद हुई थी, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, 1953 में मुर्जे डायर हुए थे, मुखर्जी डायर हुए थे। उसके बाद 1965 में PM CM जो हुआ था, 1965 में हुआ था ना, PM से CM को इनको तब्दील कर दिया था और गवर्नर हो गया था। 2019 में जो हुआ था 370 जो था वो रिमूव किया जाता, ड्रीम जो था वो परिचय प्रसाद जो फुली हो गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि जब इंडिया और J&K जो थी जम्मू एंड कश्मीर कैसे एक्सेशन हुआ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर वाज प्रिंसली स्टेट बाय डोगरा डायनेस्टी अंडर वेरियस महाराज इंक्लूडेड। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं डोगरा डायनेस्टी में वेरियस सबसे पहले जो थे महाराज सिंह थे, महाराजा गुलाब सिंह थे, महाराजा रणबीर सिंह थे, महाराजा प्रताप सिंह थे, महाराजा हरि सिंह थे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा डोगरा रूल्स में 1846 से 1947 तक ये इनका रोल था। तो इसमें ये देख सकते हैं कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो, महाराजा गुलाब सिंह इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, टू की मिनिस्टर वेयर अपॉइंटेड, मिर्जा अफजल बेग फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस, वजीर गंगाराम। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हरि सिंह ने क्या कहा, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रोल अदा किया, जिसमें उन्होंने 2 मिनिस्टर को अपॉइंट किया, जो एक जो थे मिर्ज़ा अफजल बेग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, एक वजीर गंगाराम थे। अगर हम बात करें अराइवल ऑफ
कैबिनेट मिशन इसमें द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 23rd March 1946 to find solution to Indian problem and redefine the relationship between narrative principles, paramedic powers, British rule. Sheikh Mohammed Abdullah wrote the missions requesting the region's reviews of the relationship. The cabinet missions ignore state people's representative, which led Mirza Afzal Beg to resign Maharaja administration. The initial remark बिगिनिंग द क्वाइट मोमेंट्स। हम ये देख सकते हैं जो कैबिनेट मिशन जो अराइव्ड हुआ था इंडिया में 23 मार्च 1946 में, ये सोल्यूशन कर रहा था कि इंडिया प्रॉब्लम को रिडिफाइन और इस रिलेशनशिप जो नैरेटिव प्रिंसिपल और ब्रिटिश के साथ हो। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखा था कि मिशन रिक्वेस्टिंग टू रिव्यू द रिलेशनशिप्स, और उसके बाद कैबिनेट मिशन जो थे वो इग्नोर किया था स्टेट पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, विच उसके बाद जो मिर्ज़ा अफजल बेग ने जो रिज़ाइन किया था महाराजा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद इनिशिएट रिमार्क किया था क्विट कश्मीर मूवमेंट्स की बात हुई थी। अगर हम क्विट कश्मीर मूवमेंट्स में देखा जाए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो चैलेंज किया था डोगरा रूल से, और उन्होंने रिजेक्ट किया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा रूल। He demanded the Maharaja leave the valleys and let Kashmir decide their own futures. This on Kashmir-led movements he demanded responsible government. तो हम बात करें क्विट कश्मीर मूवमेंट्स में, सबसे पहले ये कहा गया था कि शेख अब्दुल्ला ने नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उन्होंने चैलेंज किया था डोगरा रूल को। उन्होंने कहा क्या क्या कहा, तो पहली बात उन्होंने ये कहा की थी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी वो क्या की थी, रिजेक्ट की थी जो महाराजा गुलाब सिंह ने की, और उन्होंने डिमांड की थी कि महाराजा क्या करें, कश्मीर को छोड़ के चले जाएं और कश्मीरी लोग क्या करें, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें, पूरा अपना जो है देखें। उसके बाद इन्होंने कहा गया था कि क्विट कश्मीर मूवमेंट्स ने डिमांड की थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर रिएक्शन ऑफ महाराजा की बात करें तो उसमें ये कहा गया महाराजा गवर्नमेंट अरेस्ट शेख अब्दुल्ला एंड इम्प्रिजन, मतलब उनको जेल में डाल दिया था 3 साल के लिए, और उसके बाद पब्लिक आउटरीच अक्रॉस, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा गया था कि पहले उनको 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। उसके बाद अक्रॉस इंडिया एंड कश्मीर की बात है, व्हेन पंडित नेहरू ट्राइड कश्मीर विजिट 18 जून 1947 ही वाज डिनाइड एंट्री अरेस्टेड एट डोमेल्स फॉर 2 days। ठीक, तो इसमें ये हम क्या कह सकते हैं, महाराजा हरि सिंह ने जब ये बात हुई तो उनके बाद जब क्विट कश्मीर मूवमेंट्स हुआ तो उसमें इनको क्या किया, मतलब 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। उसके बाद इंडिया और कश्मीर में पब्लिक आउटरीच हुआ। पंडित नेहरू ने ट्राइड किया कि कश्मीर मूवमेंट 18 जून 1947 को मतलब इनके बाद मतलब किया जाए, लेकिन उनको भी ये क्या है कि डिनाइड अरेस्ट कर दिया डोमेल्स फॉर 2 days। ठीक, जब पंडित नेहरू ने भी विजिट किया कश्मीर को तब भी उन्होंने 18 जून 1947 में जो पंडित नेहरू को भी क्या किया था, अरेस्ट किया था डोमेल्स फॉर 2 days, 2 माह। ये जम्मू में पड़ता है। तो अगर हम बात करें रोल्स ऑफ कश्मीर कॉन्फ्रेंस, द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन July 1946, the President Gulab Abbas criticized the Quit Kashmir movements. They supported Maharaja government and participated legislative work till September 1946. Later, they resigned alliance with Muslim leagues and demands Sheikh Abdullah for release. The Maharaja arrest Abbas and other leader Muslim security concern। तो इसमें ये कह सकते हैं रोल्स ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो अपोज आइडियोलॉजी नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसमें 1946 में प्रेसिडेंट जो थे गुलाम अब्बास जो थे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इसको क्वेट कश्मीर मूवमेंट्स को, और उसके बाद ये इन्होंने सपोर्ट किया था महाराजा गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट किया था लेजिस्लेटिव वर्क टिल सितंबर 1946। लेटर ये दूसरे मुस्लिम लीग एंड डिमांड शेख अब्दुल्ला रिलीज द महाराजा अरेस्टेड अब्बास एंड अदर लीडर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सीटिंग सिक्योरिटी कंसर्न। अगर हम कहते हैं मेरा ये कहा गया था कैबिनेट मिशन में जो उन्होंने 25 मई 1944 में ये कहा गया था, कैबिनेट मिशन इशू ए ऑन 25 मई 1946 डेट 17 मई 1946। इट स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश paramilitarism would end and state would remain the right state could acquire आइदर इंडिया पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन। इसमें यह कहा गया था कि एक हमें लिख के दे दो जिसमें कैबिनेट मिशन की बात हुई थी 20 मई 1946 में। इसमें यह लिखा गया था कि
20 मई 1946, जो बाद में डेट 17 मई 1946 हो गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ने जो एंड हुआ था, और उसके बाद जो था स्टेट का जो है वो रीजन राइट्स, उस स्टेट के पास राइट है कि स्टेट ये चाह रही थी कि ये कि मतलब उनको ये दिया गया था कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात हुई थी। उसके बाद हम बात करें लॉर्ड माउंटेनबेटन की एड्रेस जो किया था 25 जुलाई 1947। ही एड्रेस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एडवाइस द देम to India or Pakistan based on geography. State has surrendered only 3 subjects: central government, defense, external affairs, communication, accession assigned roles of accepted governors general। तो इसमें ये कह सकते हैं माउंटेनबेटन ने मतलब ये कहा गया था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बेस्ड ऑन जियोग्राफी उन्होंने ये कहा गया था 3 सब्जेक्ट के जो सेंटर के हाथ में होने चाहिए, डिफेंस होना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन की बात थी। उसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बाय महाराजा, मोस्ट लीडर्स ऑफ बोथ नेशनल कॉन्फ्रेंस Muslim League were in jails on the time of independence. People demand responsible government, but with no British support. Maharaja Hari Singh chose a neutral path. He sent a standstill agreement proposal of both India and Pakistan. After independence, Pakistan pressurized Maharaja to join it. अगर हम बात करें पुंछ रिवॉल्ट की बात करें, इसमें 1947 में रिवॉल्ट ब्रोक आउट पुंछ अगेंस्ट महाराजा रूल्स। Pakistan being pressurized the state caused on economy blockade and encouraged border raids. Even the people's Kashmir refused to bow down before Prince plan। इसमें ये कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जब इंडिपेंडेंट मतलब इनकी बात हुई थी तो उसके बाद जो मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग्स और जो भी मतलब लीडर्स थे वो जेल में थे। फिर उसके बाद लोगों ने ये डिमांड की थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट ब्रिटिश ने इस चीज़ के ऊपर मतलब सपोर्ट नहीं किया, और महाराजा ने क्या किया न्यूट्रल में मतलब अपना फैसला रखा कि ना हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ना इंडिया की तरफ जाएंगे, हम एक अलग से साथ रहेंगे। और उसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट प्रपोजल फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान ने प्रेशराइज किया महाराजा हरी सिंह को तो कि ज्वाइन करे पाकिस्तान के साथ। उसके बाद अगस्त 1947 में ब्रोक हुआ था पुंछ रिवॉल्ट, जिसमें क्या कहा था कि पाकिस्तानी जो थे ट्राइबल्स थे, पश्तून थे, वो उन्होंने क्या किया था जम्मू पुंछ के अंदर जो थे आके अटैक किया था, जिसके क्या हो गया था बॉर्डर रेड्स बॉर्डर एरिया में। फिर उसके बाद कश्मीरी रिफ्यूज़ हुए थे इम्प्लेज, मतलब हम ये कह सकते हैं पुंछ रिवॉल्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था पुंछ एरिया में, जिससे क्या होगा महाराजा हरी सिंह को भी एक मतलब धक्का लगा था। अगर हम बात करें शेख अब्दुल्ला की तो 29 सितंबर 1947 महाराजा हरी सिंह रिलीज्ड हुए थे शेख अब्दुल्ला ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। शेख अब्दुल्ला एड्रेस अ मीटिंग ऑफ श्रीनगर रिपीटिंग डिमांड ऑफ कश्मीर फ्रीडम बिफोर एक्सेशन। तो जब 29 सितंबर 1947 में हरी सिंह ने जब शेख अब्दुल्ला को आज़ाद किया तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में ये कहा गया था कि हमें कश्मीर को डिमांड चाहिए फ्रीडम कश्मीर की, मतलब बिफोर एक्सेशन से पहले। अगर ट्राइबल्स की बात करें इन द 20 अक्टूबर 1947 इन फ्रस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल इम्प्रेशन जिन्ना सेंट ट्राइबल फाइटर टू इन्वेड कश्मीर आर्म टू मॉडर्न वेपन्स attacked furniture of state. Srinagar was under serious threat. There was widespread violence and destruction. The Dogra armies and national military could not stop the attack। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर 1947 में जिन्ना की फ्रस्ट्रेशन और सबर का जो फल था वो टूट चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अपनी जो फौज थी उन्होंने अटैक करने के लिए भेज दिया, जिससे क्या होगा कश्मीर जम्मू कश्मीर था पूरा थ्रेड की तरफ आ गया, जिसके बाद वायलेंस और मतलब डिस्ट्रक्शन होगी और डोगरा आर्मी और नेशनल जो पैरामिलिट्री फोर्स थी वो स्टॉप नहीं कर पाई। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया गवर्नमेंट्स को कि हमें क्या करें मिलिट्री की हेल्प करें। महाराजा हरी सिंह अनएबल टू कंट्रोल द सिचुएशन अप्रोच द इंडिया फॉर मिलिट्री असेंट बट इंडिया रिफ्यूज टू अनलेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तब इंडिया ने ये कहा कि आप हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन दो, तब उसके बाद हम अपनी मिलिट्री भेजें। शेख अब्दुल्ला advised to Maharaja to join India immediately for safety the state. Maharaja agreed, made Sheikh emergency advisor of Kashmir. On 25 October 1947 he left Jammu winter capital। तो इसमें ये कह सकते हैं शेख अब्दुल्ला ने एडवाइस की थी कि इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए और ताकि स्टेट हमारी बच सके, जिसकी वजह से उनको एमरजेंसी एडवाइज़र कश्मीर का बनाया गया था।
और जो महाराजा हरी सिंह थे वो 25 अक्टूबर 1947 को जम्मू चले गए थे, लेफ्ट द ग्रिड फॉर जम्मू। तो उसमें आप देखें लेटर फॉर लॉर्ड माउंटबेटन के एक्सेशन की बात करें तो उसमें महाराजा हरी सिंह ने रोड किया था 26 अक्टूबर 1947 टू लॉर्ड बैटन रिक्वेस्टिंग एक्सेप्टिंग कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया। ए कॉपी की इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन वाज अटैच। टेक्स्ट व इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो थी उसमें लीगल फ्रेमवर्क की बात की थी बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस 1947 गवर्नमेंट एक्ट 1935 गिव्स इंडिया पावर्स ओनली 3 सब्जेक्ट डिफेंस, एक्सटर्नल और कम्युनिकेशन। और इसमें सबसे पहले जो लीगल्स की बात की थी इसमें डिफेंस की बात की थी, एक्सटर्नल की अफेयर की बात की और कम्युनिकेशन की बात की थी। उसका टर्म एक्सेप्टेड बाय द महाराजा अग्रीड विद डोमिनेंस इंडिया वुड कंट्रोल्स द अबव सब्जेक्ट। एनी एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर वुड बिकम द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद कंडीशन की बात करें कैन नॉट बी अमेंड्स जो लैंड एक्सेशन था, नो क्लास बस एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी ऑफ महाराजा रिमेन। तो इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले जो कंडीशन ये कहा गया था कि जो इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी अमेंड इसको चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट अ फर्दर एग्रीमेंट। लैंड एक्सेशन लॉ जो थी वुड बी अप्लाइड इफ एग्रीड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद नो क्लोज फोर्स ऑफ महाराजा एक्सेप्टेड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में ये कहा गया था कि महाराजा को कोई भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। सॉवरेनिटी ऑफ महाराजा रिमेन इंटैक्ट एक्सपेक्ट द एग्रीड एक्सेशन। और जो साइन हुआ था महाराजा हरी सिंह को 26 अक्टूबर 1947 एक्सेप्टेड लॉर्ड बैटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 27 अक्टूबर 1947। अगर हम बैकग्राउंड अगर समरी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था सबसे पहले जो था ब्रिटिश जो था डिवाइड हुए थे वो दो में डिवाइड हुए थे। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ 1947 ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश प्रोविजन डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश प्रोविजन प्रिंस स्टेट रूल्ड बाय इंडिया किंगडम अंडर ब्रिटिश। तो उसमें ये कहा जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 प्रिंसेस वर गिवन 3 ऑप्शन जॉइन इंडिया, जॉइन पाकिस्तान, रिमेन इंडिपेंडेंट। जम्मू कश्मीर वाज द वन लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट। महाराजा हरी सिंह डोगरा रूल्स पॉपुलेशन मुस्लिम मेजोरिटी। उसके महाराजा डिलिमना महाराजा वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट साइन स्टिल एग्रीमेंट with both India and Pakistan. Pakistan accepted, India did not sign immediately. Reality Maharaja was undecided and delayed the decision, but Pakistani want Kashmir due to Muslim majority. Pakistan accession on 22 October 1947. Pakistan tribal riders pursued to invade Kashmir's brutal killing, route, rape, Muzaffarabad, Baramulla, Maharaja Phoenix and flipped to Jammu. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? महाराजा साइन एक्सेशन ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर 1947। इसमें गवर्नर्स जनरल लॉर्ड्स और 27 अक्टूबर 1947। अगर एक्सेशन की बात करें तो उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन की बात करें। स्पेशल कंडीशन की बात करें तो उनमें ये कहा गया था द फाइनल डिसीजन विल बी मेड बाय पैलेसाइड आफ्टर पीस रिस्टोर्स नेहरू ओशियन। सेम डे इंडिया आर्मी एयरलिफ्ट the Srinagar pushed back radars, short trick some defense करते हैं, डिफेंस आउटसाइड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें लीगल वैलिडिटी की बात करें एक्सेशन की तो लीगल की बात करें IOA सेम ऑफ 560 अदर प्रिंस स्टेट स्पेशल यस ओनली जम्मू कश्मीर गोट स्पेशल स्टेटस 370 प्लस प्रॉमिस बट नेवर हेल्ड UN रोल्स। इंडिया टुक मैटर टू UN जनरल असेंबली इन जनवरी 1948। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है क्लेम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर फोर्सबली कॉल एक्सेशन इलीगली सेम प्लस नॉट हेल्ड लेफ्ट साइड प्रोमिस नेहरू प्रोमिस प्लस साइड इन कश्मीर बट ड्यू टू पाकिस्तानी नॉट विक्टिंग ऑक्युपाइड एरिया प्लस नेवर हेल्ड स्पेशल स्टेटस अंडर 370 ग्रांटेड ऑटोनॉमी ऑफ J&K इंडिया हैड लिमिटेड पावर टू डेडिकेट कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें ये कहा था टू फ्लैग 2 PM J&K had its own flags सदर रियासत प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन 1957। अगर आफ्टर मार्च की बात करें इसमें आर्टिकल 370 जो एडेड हुआ था इंडियन 70 के अंदर हुआ था। दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था 1952 में, शेख अब्दुल डिसमिशन हुआ था अक्यूज्ड ऑफ सेपरेटिशन 1965 में टाइटल जो था PM से CM की तरफ से और सदर रियासत को गवर्नर में किया था। और 2019 में जो था 370 जो किया था वो रिवोक किया था और J&K को यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया।
अगर हम की फैक्ट्री मेंबर की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं 26 अक्टूबर 1947 डेट ऑफ एक्सेशन, एक्सेप्टेड जो थी वो 27 अक्टूबर 1947। अगर लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय महाराजा हरि सिंह ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड माउंटन बेटन। अगर करंट व्यू की बात करें तो व्यू ऑफ पॉइंट के बाद सेशन इज फाइनल लीगल इरिवर्सिबल। अगर पाकिस्तान के बाद डिस्ट्रीब्यूट अंडर until websites separate call it illegal demand in independence mainstream Kashmir mixed opinion demand on peace right। समरी चैट की बात करें, जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था 1947 में था, ओनली जो साइन किया था किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। और ट्राइबल इन्वेशन की बात करें तो कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1947। एक्सेशन ऑफ साइन जो हुआ था 26 अक्टूबर 1947। एक्सेप्ट जो हुआ था 27 अक्टूबर 1947। यूएन कंप्लेंट जो हुई थी जनवरी 1948। आर्टिकल जो 370 जो लगाया था 1949 में। और ऑब्लिगेशन हुआ था जो ख़त्म हुआ, रिवोक्ड हुआ था 5 अगस्त 2019। इसमें आप ये देख सकते हैं एक्सेशन जो हुआ था 1947। यूएन जो था वो इन्वॉल्वमेंट हुआ था 1948 से 1949 में। और उसके बाद आर्टिकल 370 एडेड हुआ 1960। और जे.एंड.के अडॉप्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन 1957। 2019 में जो हुआ था ये रिवोक्ड हुआ था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप बताएं आज की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कर लेंगे, और उसके बाद आगे जो होगा हम बता देंगे 370 और उसके बाद 35A, और उसके बाद जो 370A जो रिवोक्ड होगा उसके ऊपर हम बात डिटेल में अच्छे से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।